नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। 2014 में जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और दुनिया के विकसित देशों के बराबर लाकर खड़ा करने का संकल्प लिया था। पिछले 11 सालों से लगातार इसको लेकर काम भी हो रहा है, जिसका नतीजा है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसका ऐलान भी खुद पीएम मोदी ने ही कुछ दिन पहले किया था। इसके पीछे पीएम मोदी की दूरदर्शिता, योजनाओं का ऐलान और काम को लेकर पारदर्शिता शामिल है। ऐसा ही एक बड़ा बदलाव मोदी सरकार ने 2017 में टैक्स सिस्टम को लेकर किया था। जटिल और बहुस्तरीय टैक्स सिस्टम की पहचान वाले देश में जीएसटी लागू करना सरलीकरण और एकरूपता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जीएसटी के लागू होने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रोडक्ट टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स जैसे कई इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे, जिसकी वजह से टैक्स सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। जीएसटी की शुरुआत का उद्देश्य इस जटिल टैक्स सिस्टम को सुव्यवस्थित करना, उपभोक्ताओं और उत्पादकों पर कर का बोझ कम करना और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना था। आपको बताते चले, मई 2025 में जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई 2025 में भारत सरकार ने जीएसटी से 2.01 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया है। चर्चा में आज इसी को लेकर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पिछले 11 सालों में तेजी के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जीएसटी जैसी तमाम जो घोषणाएं रही वो किस तरह से कारगर साबित हुई हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। टैक्स कलेक्शन के मामले में सरकार को बड़ा फायदा हुआ है। केंद्र सरकार के खजाने में बम्पर धनराशि आ रही है। मई 2025 में जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई 2025 में भारत सरकार ने जीएसटी से 2.01 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 16.4% ज्यादा है। भारत में जीएसटी कलेक्शन में लगातार दूसरे महीने 2 लाख करोड़ से अधिक का कलेक्शन देश की आर्थिक गतिविधियों में मजबूती और टैक्स पे करने के तरीकों में सुधार का संकेत दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में केंद्र सरकार को 35,434 करोड़ और राज्य सरकारों को 43,902 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा 1.09 लाख करोड़ का इंटीग्रेटेड जीएसटी और 12,879 करोड़ का उपकर कलेक्ट किया गया। घरेलू लेन देन से जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 13.7% की बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। वहीं दूसरी ओर आयात से प्राप्त होने वाले टैक्स में 25.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुधार, टैक्स सिस्टम की मजबूती और टैक्स देने वाली जनता के बीच बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। ये आंकड़े साल दर साल एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार का परिणाम है। कुल मिलाकर मई महीने का जीएसटी संग्रह न केवल एक रिकॉर्ड है, बल्कि ये देश के आर्थिक विकास और व्यापार गतिविधियों में गति को भी दर्शाता है, जो आने वाले महीनों में भी जारी रहने की संभावना जता रहा है। जिस तरह से भारत आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही भारत चौथी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो जल्द ही भारत चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अपना कदम जो है वो बढ़ा चुका है और अभी कुछ दिन पहले ही इसको लेकर जो ऐलान है वो भी किया गया था। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ एमके अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। नमस्कार सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम अपनी और हमारे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी भी जुड़ गए हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। नमस्कार सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले एमके अग्रवाल जी, जिस तरीके से अभी तीसरी अर्थव्यवस्था, माफ करिएगा चौथी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया भारत को, और अब हम जीएसटी का अब तक का जो रिकॉर्ड है वो भी ब्रेक हो गया, क्या कह सकते हैं कि तेजी के साथ पिछले 11 सालों में जो काम है वो हुआ है और अब उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं?
देखिए, अगर हम पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं जीएसटी का, जो मंथली कलेक्शन जी 80,000 करोड़ के आसपास से शुरू हुआ था, 70-80 हजार करोड़ रुपए के आसपास से, आज 2 लाख का बैरियर इस नए वित्तीय वर्ष में पार कर चुका है। पिछले माह अगर देखते हैं, अप्रैल में देखते हैं, तो 2,37,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, और इस माह यानी कि मई का अगर हम देखते हैं तो 2,01 करोड़ का ये टारगेट रहा है। और इसका कारण है, कारण बहुत स्पष्ट है। इसके 2 कारण प्रमुख हैं। एक, अर्थव्यवस्था का विकास होना, और समावेशी तरीके से बढ़ने के कारण इसमें जो निचला तबका, जैसे गरीबी हटने के कारण वो मिडिल क्लास में शामिल हो रहा है, तो उसके एस्पिरेशंस ज़्यादा होते हैं, तो व्यय ज़्यादा करता है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। और निश्चित तौर पर जब वो व्यय करेगा तो जीएसटी का कलेक्शन या इसी प्रकार से अन्य टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है। दूसरा कारण है कि टैक्स गवर्नेंस हम कह सकते हैं, जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, ठीक है, इसमें इवॉल्व करने की और आवश्यकता है। छोटी छोटी जो हिकअप्स है वो दूर करने की आवश्यकता है, वो लगातार चलता रहेगा, लेकिन 8 सालों में बहुत आगे निकल आए हैं। तो उसके कारण भी छोटे व्यापारी जो पहले परेशान होते थे टैक्स दफ्तरों में जाने से, वो भी कहते भैया टैक्स दे दो, आराम से अपना काम करो, नंबर 1 में काम करिए, नंबर 1 में हिसाब किताब रखिए। तो एक जिसको कहते हैं साफ सुथरी अर्थव्यवस्था के कारण भी जीएसटी कलेक्शन भारत में बढ़ रहा है, राज्यों में भी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। किस तरह की स्थितियां थी और इसे क्यों लागू किया गया था, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कब इसको लागू किया गया था और किस तरीके से 2017 के बाद से ही जीएसटी लागू होने के बाद जो एक बड़ा बदलाव है वो देखने को मिला। देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर अप्रत्यक्ष कर है ये 4 प्रकार के जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और 4 तरह के कर हैं ये। कभी कभी उपकर भी इसको लेकर लगाया जाता है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी की दरें 4 स्लैब में विभाजित हैं। 5% जीएसटी, 12%, 18% और 28%, 4 अलग अलग स्लैब बनाए गए। देश में जीएसटी लागू होने के बाद कई बार जीएसटी दरों में संशोधन भी किया गया है, और आपको बता दें ये संशोधन जीएसटी परिषद करता है। तो 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था, और इसके लागू होने के बाद से जाहिर तौर पर जो टैक्स सिस्टम था वो उसे पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की गई, उसे पहले से ज्यादा सरल बनाने की जो कोशिश है वो की गई। हमारे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, पीएम मोदी जो है वो तालमेल बिठाने की लगातार जो कोशिश है वो करते हैं, फिर चाहे हम वो राज्यों के बीच तालमेल बिठाने की बात करें, बिजनेसमैन, व्यापारियों, तमाम इस तरह के, क्या उसका ही ये नतीजा है? देखिए, राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कॉन्सेंसस यानी आम राय का बहुत महत्व होता है जी। और जो जीएसटी टैक्स इसको लागू हुए अगले महीने 1 जुलाई को 8 साल पूरे हो जाएंगे। भारत की राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने ज्यादा विरोध हैं, अंतर विरोध हैं, विभाजन हैं, भिन्न भिन्न पार्टियां हैं, उसके बावजूद भी इस बिल का ड्राफ्ट, इसकी शुरुआत 1995 में जब कांग्रेस के प्रधान मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, जब वो गए थे मराकेश, मोरक्को की राजधानी में, और जब डब्ल्यूटीओ का ड्राफ्ट उन्होंने साइन किया था, इसको बोलते हैं डंकल ड्राफ्ट, उस समय भारत में सहमति बनी थी कि हम जीएसटी लागू करेंगे। और जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, इसका ड्राफ्ट बन गया था। और 2005 में जब यूपीए की सरकार थी, तब पी चिदम्बरम जो उस समय वित्त मंत्री थे, तब ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद ये बिल संसदीय समिति को रेफर हो गया था, 12 साल ये बिल वहां पड़ा रहा, और उसके बाद ये अप्रैल 2017 में बिल ये पास हुआ और ये 1 जुलाई से लागू हो गया। और उस संसदीय समिति में सभी पार्टियों के लोग थे, और सबकी सहमति हुई, और फिर लोकसभा राज्यसभा में भी बिना किसी बहस के बिल पास हुआ। हालांकि उसके बाद जो है कांग्रेस द्वारा इसको कभी कहा गया ये तो गब्बर सिंह टैक्स है, कभी कहा गया ये गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में हर दल शामिल है। केरल की सीपीएम सरकार है, तमिलनाडु की डीएमके सरकार है, बंगाल की टीएमसी सरकार है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल की कांग्रेस सरकार है, और जीएसटी काउंसिल में लगभग सारे फैसले आज तक आम सहमति या सर्वसम्मति से हुए हैं।
और जीएसटी को में कोई विवाद नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा बात यह हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत के इतिहास में इनडायरेक्ट टैक्स में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था, जिसमें लगभग 17-18 टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स का रूप दिया गया और सारे राज्यों ने केंद्र को ये अधिकार दिया कि हम टैक्स लगाने के अपने अधिकार को केंद्र को सरेंडर करते हैं और केंद्र सरकार इस पे कानून बनाए। और उस समय राज्यों ने ये मांग की थी कि केंद्र सरकार ये इंश्योर करे कि हमारी एनुअल टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ 14% होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस मांग को माना। हालांकि 2021 में कोविड के आने से इसको बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन केंद्र ने अपने एश्योरेंस को बरकरार रखा और कर्जा लेकर के राज्यों का जो टैक्स की बॉयंसी थी उसको बनाए रखा और बाद में इस कर्जे का भुगतान भी जीएसटी के ऊपर सेस लगा करके जो अतिरिक्त आय हुई उससे इसका भुगतान किया गया। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ये हुई है कि गवर्नेंस को ज्यादा इसमें पीपल फ्रेंडली बनाया गया, करप्शन बहुत दूर हुआ है और हर प्रदेश में सेल्स टैक्स कार्यालय में भीड़ लगी होती थी, ट्रकों की जब्ती होती थी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले तंग करते थे, व्यापार कर विभाग के लोग तंग करते थे। पूरे देश में आज इसमें बहुत मैं कहूंगा कि आशाजनक रूप से कमी आई है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम इसलिए किया जाना बाकी है। अभी इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है, सीएनजी नहीं है और एलपीजी नहीं है और स्टैंप और रजिस्ट्रेशन नहीं है और शराब मदिरा अभी इसमें जीएसटी के दायरे में नहीं आया है। तो इसको भी लाया जाना अभी शेष है। ठीक है, हमारे साथ सिद्धार्थ कलंस जी जुड़े हुए हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए अभी जैसे हम बात कर रहे थे 2017 में जब जीएसटी आया था तो इसको लेकर एक बड़ा जो विरोध है वो भी हुआ था, लेकिन अब 7 सालों के बाद जो इसका असर है वो दिखने लगा। कह सकते हैं क्या कि एक बड़ा जो सकारात्मक फैसला था उसके तौर पर इसे देखा जा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत, तो क्या अब समय की भी ये मांग है कि और ज्यादा जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है उसको लेकर आया जाए? दीप्ति जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की जीएसटी की संग्रह में वृद्धि देखी गई है वो काबिल तारीफ तो है ही, और ये जो एनुअल ग्रोथ 20% से ज्यादा की है पिछली मई से इस मई के बीच में, ये वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें भी जो देखने वाली बात है, जो जीएसटी हमारे पास आया है वो घरेलू मांग से इसमें जो वृद्धि है वो 13% की है, आयात से करीब 25% की है। यानी कि मांग बढ़ाने का, डिमांड बढ़ाने का जो फोकस था, जो बजट में दिखाई पड़ा था इस साल के, वो असर कर रहा है। अप्रैल में आप देखें हमने अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया 2,37,000 करोड़ का, जो अब तक का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। और उसके बाद वो कंटिन्यूटी, ऐसा लगता था कि मई में आकर, मई का महीना रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में भट्ट जी बेहतर जानते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में मई महीना आमतौर पर हल्का और कमजोर माना जाता है, लेकिन मई के महीने में इस तरह की जो वृद्धि देखी गई है, आप अगर इसके पीछे जाकर देखना शुरू करें कि हमने 2023 में, 2022 में, उसके मुकाबले से अगर आप मई की 24 का आंकड़ा देखें, 25 का आंकड़ा देखें, तब समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है और वास्तव में डिमांड पर असर हुआ है। जो डिमांड को बढ़ाने की तरफ जो सरकार का पूरा फोकस था और जिसके चलते सरकार ने इनकम टैक्स से मिलने वाले रेवेन्यू में होने वाले एक बड़े लॉस को बर्दाश्त करना स्वीकार किया, उसका असर आज हमें बाजार में दिखाई पड़ रहा है और वो मई से दिखाई पड़ रहा है। ये जो अपवर्ड ट्रेंड है, जो ये अपवर्ड ट्रेंड मुझे लगता है कि इस तरह से ही कंटिन्यू रहेगा। और जहां तक रही बात वो कि भट्ट जी भी बता रहे थे कि किसी ने इसको गब्बर टैक्स कहा था, किसी ने, देखिए अगर आप स्टेक होल्डर की तरफ से कहें, स्टेक होल्डर की तरफ से समय समय पर, स्टेक होल्डर का मेरा मतलब है वो जो जीएसटी देते हैं, जिसका जो उसके सबसे पहले जो स्टेक होल्डर हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर जिसे कहें, तो वो व्यापारी या जो प्रोड्यूसर हैं, वो स्लैब को लेकर और कैटेगरीज को लेकर तो उनमें मतभेद है, लेकिन जीएसटी एज अ होल, जीएसटी होना चाहिए, जीएसटी नहीं होना चाहिए, जीएसटी कितना बेहतर है, इसको लेकर मुझे अब कम से कम देश में कोई इस बात का विरोध नहीं नजर आता है कि किसी की नाराजगी स्टेक होल्डर की और प्राइमरी स्टेक होल्डर की जीएसटी को लेकर है। हाँ, जीएसटी के स्लैब
और स्लैब और कैटेगरी, जैसा भी भट्ट जी ने कहा, देश में अलग अलग पार्टियों की कई राज्यों में सरकारें हैं, उन राज्यों के प्रतिनिधि भी जीएसटी काउंसिल में शामिल हैं और रोटेशन के सिस्टम से उसकी चेयरमैनशिप भी रोटेट होती है, उसकी मीटिंग्स भी उस तरीके से रोटेट होती हैं। तो स्लैब समय समय पर रिवाइज भी होते रहे हैं, कैटेगरी समय समय पर बदलती रही हैं, जैसा जो हितकर है स्टेक होल्डर्स के लिए उस हिसाब से फैसले लिए गए हैं। और वस्तुस्थिति ये हुई है कि स्लैब बदलने के बाद भी, कैटेगरीज को रीडिफाइन करने के बाद भी जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, ये तारीफ है। और जीएसटी में इस बार भी जो हम देख रहे हैं, जिन राज्यों को जो लगातार आप स्क्रीन पर दिखा रही हैं, जो हमारे टॉप परफॉर्मर राज्य हैं, इन टॉप परफॉर्मर राज्यों की भी हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं। अभी हमें लगता है कि सीजनल कारणों से अभी कुछ राज्यों का जो जीएसटी कलेक्शन है वो हमें आने वाले महीनों में और ज्यादा बढ़कर दिखाई पड़ेगा। तो मुझे कुल मिलाकर ये लगता है कि जो प्राइमरी एम था सरकार का, बाजार में मांग को बढ़ाना, वो मांग को बढ़ाने में सरकार सफल होती दिख रही है। और उस सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हमारे जीएसटी के कलेक्शन में ये हो रही लगातार वृद्धि है। बिल्कुल। एमके अग्रवाल जी, देखिए यूपीआई की बात करें तो यूपीआई का इस्तेमाल करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है और अभी कुछ दिन पहले ही एक सर्वे हुआ था जिसमें ये निकलकर सामने आया कि 15 से 21 साल तक के 95% जो लोग हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब तकनीक के क्षेत्र में भी, टेक्निकली भी भारत जो है उसका डंका दुनिया में बज रहा है? G20 के समय भारत का सिक्का जिसको कह सकते हैं प्रचलित हुआ यूपीआई को लेकर के, डिजिटल लेन देन को लेकर के हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भारत बहुत तेजी से डिजिटल क्रांति की ओर आगे बढ़ा और पूरे विश्व का आकर्षण रहा G20 के समय कि यूपीआई आप कैसे यूज करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी को आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे लगता है उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में मुझे लगता है बहुत एडवांस्ड हो चुका है, पहले भी था, अब और आगे गति से बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से सरकार ने जो मास टेक्नोलॉजी इंटरनेट को इस्तेमाल किया है, जो उसकी उपलब्धता बढ़ाई है, उसने इकोनॉमी में इफिशियंसी लाने का भी काम किया है। अगर हम देखते हैं जिस स्तर पर इकोनॉमी पहुंच चुकी है, अगर हम इस रूप में देखते हैं, जो जीएसटी को देखते हैं, उधर जीडीपी को देखते हैं, जिस तेजी से जीडीपी हमारी आगे बढ़ी है, अगर इसको देखते हैं तो उस गति से हमारे यहाँ मुद्रा का सर्कुलेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डिजिटल क्रांति जो भारत में आई है, डिजिटल जो लेन देन हुआ, उसका बहुत व्यापक असर पड़ा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी सरकार ने 2000 की करेंसी 2 साल पहले विड्रॉ की है, तो उसका भी प्रभाव आप देखते हैं कि डिजिटल लेन देन पर पड़ रहा। मासेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, यंग एज पर अगर मास एक्सेप्ट कर रहा है तो भविष्य को आप सोचिए क्या होगा। फिर अगर हम जीएसटी कलेक्शन की ओर इधर आते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं, तो अगर जैसे चर्चा आ रही है कि अप्रैल में रिकॉर्ड इधर 2-3 साल से देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद उसमें डिप आता है। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है तो ये शो करता है कि जो पहला क्वार्टर है हमारा 25-26 का पहला क्वार्टर, जो अप्रैल से जून का होगा, अगर ये जीएसटी का कलेक्शन है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जीडीपी का जो ग्रोथ है, जो हम उम्मीद 6.5% की लेकर के चल रहे हैं वर्तमान के लिए, मुझे लगता है कि इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। दीप्ति, कल आंकड़े आए हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, और मई के महीने में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या लगभग 1900 करोड़ है, और जो उसमें जो धनराशि है वो 25 लाख करोड़ है। एक महीने केवल मई का है, और मई में एक दिन में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनकी संख्या 602 मिलियन पर डे, यानी 60 करोड़ से ऊपर है। और जो अमाउंट, जो पैसा इसमें इन्वॉल्व है एक दिन का मई में, वो 81,000 करोड़ रुपए से अधिक है। और इसमें जो है, जो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज में भी में ट्रांजैक्शन अलग है।
आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज इसमें अलग हैं। उसके अलावा जो फास्ट टैग का जो हाईवे पे जो टोल कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो भी उसमें बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। मई में एक महीने में करीब जो है 7,500 करोड़ रुपए का कलेक्शन है और 13.5 मिलियन यानी लगभग 10 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। सॉरी 130 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं एक महीने में। और प्रतिदिन जो कलेक्शन हुआ है फास्ट टैग का वो करीब 230 करोड़ रुपए हुआ है। तो जीएसटी कलेक्शन और फास्ट टैग और यूपीआई ये सब दिखाता है कि इंडिया अब वास्तव में जो डिजिटल इकोनॉमी है अब वो काफी मैच्योर हो गई है। अब उसमें स्थिरता स्थायी आ रहा है और लगातार उसमें एक अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। वीरेंद्र नाथ जी, यहाँ पर एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि हम चाहे विकसित भारत की बात करें या फिर चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की भारत की बात करें, जो कहा जा रहा है कि 2027 तक बन भी जाएगी, राज्यों की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 10 सालों में लगातार ये कहा है कि असली विकास तो राज्यों में होगा और उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल के विकास हुए बिना भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो ये सारा काम तो राज्यों में ही होना है। और आज की तारीख में जो देखें तो अगर जो 4-5 अग्रणी राज्य हैं वो है आपका महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है। तो और जब तक और इस समय $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की रेस में भी यूपी भी शामिल है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और यूपी, ये 5 राज्य इस रेस में शामिल हैं। तो राज्यों में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का, एग्रीकल्चर का, प्राथमिक शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पेयजल का, आवास का, हाईवेज का, रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का, बिजली का, इनका जब तक जो है जो हम इसमें जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है हम अपने को विकसित राष्ट्र, विकसित व्यवस्था नहीं कह सकते। और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। इट्स ए वेरी लॉन्ग जर्नी। ये किसी पार्टी का या किसी दल का, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये देश की बात है। और इसमें सारी पार्टियां की एक राय है कि हमें आगे बढ़ना है। तो इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। हाँ, भिन्न भिन्न दलों के तरीके, अप्रोच और आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल तो सबका एक ही है, बिल्कुल, देश का विकास। एमके अग्रवाल जी, राज्यों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में ही बैठे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश का जिक्र करना जरूरी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो किस तरीके से योगदान देखते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में एमएसएमई को लेकर काम हुआ, ओडीओपी को लेकर काम हुआ, स्टार्टअप्स को लेकर तमाम ऐसी चीजें रही, क्या वो भी एक बड़ी वजह बनी कि अभी जब हम राज्यों के नाम देख रहे हैं तो यूपी का भी एक बड़ा योगदान है बिल्कुल जीएसटी को बढ़ाने में? और सबसे बड़ी चीज जो आपने ओडीओपी कह लीजिए या एमएसएमई कह लीजिए उसको फॉर्मल फॉर्म में, तो आप देखिए जो हमारे यहाँ संख्या तेजी से बढ़ रही वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणी राज्य, सबसे अग्रणी राज्य है जहां पर रजिस्ट्रेशन सर्वाधिक है। यानी कि यहां पर एमएसएमई प्रमोट हो रहा है और नीचे के स्तर तक भी व्यापारी हो चाहे प्रोड्यूसर हो, वो अपने को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के ही काम करने की चेष्टा कर रहा है। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो इसका रेवेन्यू रियलाइजेशन अगर हम देखते हैं जीएसटी के माध्यम से, तो वो उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहा है। ये शो करता है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अब पहले वाली इकोनॉमी नहीं रही, अब इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और जो पॉवर्टी कम हुई है भारत में, तो उत्तर प्रदेश में भी 6 करोड़ कम हुए हैं। बिल्कुल। तो ये जो अगर मिडिल उसमें आते हैं, मिडिल क्लास की श्रेणी में आते हैं, इनिशियल मिडिल क्लास के, तो इनके जो एस्पिरेशन होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, ये व्यय करते हैं। और खास तौर पर जिस प्रकार से सरकार ने कई प्रयास किए हैं मांग को बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अभी इस वर्ष के बजट के हिसाब से इनकम टैक्स की दरों में कम हुआ है। दूसरा, अगर जीएसटी के टैक्स रेट्स को देखते हैं, जो टैक्स रेट 2017 में था, अगर एवरेज उसका हम निकालते हैं तो 2025 में एवरेज जीएसटी टैक्स पहले के मुकाबले कम हुआ है। तो ये हम जो व्यवस्था चल रही है धीरे धीरे मॉडरेट करने की, पहले से वैसे ही कम हुआ जब जीएसटी लगा, लेकिन जीएसटी लगने के बाद भी इसमें कम किया गया है अनुभव के आधार पर किधर क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें योगदान दे रही हैं रेवेन्यू बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने में, और उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य अब उसमें अपनी बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
बिल्कुल। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, भले ही जीएसटी को जब लाया गया था, इसको लेकर इसकी जो आलोचना है बड़ी वो की गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से बढ़ोतरी जो रिकॉर्ड है वो भी ब्रेक हो गया देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है वाकई जिस तरीके से इसको लाया गया, जिस मकसद से लाया गया, क्योंकि देखिए क्या था, पहले चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, फैली हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया लोगों के लिए भी। पहले शायद ऐसा भी था कि आप टैक्स पे करना भी चाहते, बट वो जो सिस्टम था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसको भी सिंपल बनाने की कोशिश की गई, तो उसका एक जो बड़ा फायदा है वो मिला है। देखिए, जीएसटी में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वैट जो था वो ओरिजिन टैक्स था। यदि हरियाणा में अगर एक कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है और कार अगर फैक्ट्री के बाहर आती है तो उसका टैक्स हरियाणा को मिलता था। और अगर जिस राज्य में बिकती उसको तो अलग से मिलता था वैट। लेकिन अगर वही कार जीएसटी के दौर में अगर बनती है हरियाणा में और बिकती है यूपी में, तो ये अब डेस्टिनेशन टैक्स है, उसका टैक्स यूपी को मिलेगा। तो यूपी का अगर जीएसटी रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है, तो चूंकि यूपी, बिहार, बंगाल ये सब इंपोर्टिंग स्टेट हैं, कंज्यूमिंग स्टेट हैं, ये अभी मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से या कर्नाटक से, गुजरात से पीछे हैं। तो यूपी में अगर जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है तो ये अपने आप में एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है कि यूपी में डिमांड है, यूपी में कंजम्पशन है और यूपी में इसलिए टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर यूपी को देखें तो हमें जीएसटी से इसका भी संकेत मिलता है कि यूपी से डेली कितने ई-वे बिल जनरेट हुए। अगर आपको यूपी से माल बाहर भेजना है या लखनऊ से आपको माल अगर आगरा भेजना है तो ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जीएसटी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो जीएसटी है ये मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन दोनों का हमें एक बहुत ही स्पष्ट साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करता है कि हम प्रगति के सोपान में कहां खड़े हैं। तो यूपी एक, चूंकि मैंने जैसे कहा कि ये एक इंपोर्टिंग स्टेट है, कंजम्पशन स्टेट है, तो ये दिखा रहा है इस बात को कि यूपी में डिमांड है, यूपी में इनकम है, इसलिए यूपी में कंजम्पशन है, इसलिए यूपी में टैक्स कलेक्शन है। और यूपी का अगर लास्ट ईयर का आंकड़ा देखें, लास्ट वित्तीय वर्ष का, तो जीएसटी और वैट मिला करके 2.5 लाख करोड़ से ऊपर है। इस साल ये टारगेट 3 लाख करोड़ के ऊपर है। और यदि जो मैंने कहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, एलपीजी है, सीएनजी है और ये अल्कोहल है और स्टैम्प रजिस्ट्रेशन है, अगर ये भी जीएसटी में आ जाए, और ये तभी आएगा जब सारे दलों में इसको लेकर के एक आम सहमति बनेगी। अभी आम सहमति नहीं बन पाई है। तो ये आंकड़ा जो महीने आज हम 2 लाख कह रहे हैं, ये 3.5 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। ठीक है। एमके अग्रवाल जी, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से जीएसटी ने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है, विकसित भारत का संकल्प है पीएम मोदी का, क्या जीएसटी भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा उस विकसित भारत में? निश्चित तौर पर आज जीएसटी जो है, जो पूरा बजट का रेवेन्यू है उसका 18% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसमें जो ग्रोथ है इस वर्ष के लिए 11% है। तो जीएसटी जिस तेजी से बढ़ रहा है वो हमारे अब तक की आर्थिक प्रगति को तो सूचित कर ही रहा है, साथ में ये भी बता रहा है कि हम रेवेन्यू सपोर्ट कर रहे हैं केंद्र के इफर्ट्स को, राज्यों के इफर्ट्स को, जो कि विकसित भारत के लिए जो विकास की यात्रा है उसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे हेल्थ हो, उनके लिए ये सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग अब हो गया है। बिल्कुल। एमके अग्रवाल जी, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी भी जुड़े हुए थे, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत ने एक बार फिर से जीएसटी का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो गया है। जाहिर तौर पर 2017 में जब इसे लाया गया था तो इसकी आलोचना हुई थी, लेकिन अब 7 सालों में इसका जो असर है, जो बड़ा बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो भी अपना अदा करेगा। तो चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।